वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है विजुअल एड्स। सो विजुअल एड्स जो हैं एज ए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जैसे कि पोस्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लोज हैं, चार्ट हैं या वीडियो टेप है, ये इन्फॉर्मेशन को जो है विजुअली तौर पे जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वर्ड्स नहीं बल्कि विजुअली तौर पे। और विजुअल एड्स जो है ज़ाहिर बात है एक अच्छा तरीका है, एक बहुत बड़ा तरीका है ताकि इन्हेंस किया जाता है प्रेजेंटेशन को। सो विजुअली जब इनको यूज़ किया जाए सेंसिबली तौर पे, जहाँ जिस विजुअल की ज़रूरत है उसका यूज़ किया जाए और एक क्लियर पर्पस के साथ हो, सो इससे नई डायमेंशन दी जाती है प्रेजेंटेशंस को। नाउ द कंप्यूटर्स एंड विजुअल एड। सो अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं एक प्रोग्राम लाइन ग्राफ के लिए, आपको स्टिल जो है वो डिसाइड करना होगा कि कौन सा वेरिएबल जो रखा जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये वाला एक्सिस, और कौन सा जो है वो वर्टिकल एक्सिस यानी कि ये वाला। सो आपको जो है वो ये डिसाइड करना होगा कि क्या इंटरवल्स जो है वो यूज़ किए जाएँ आपके वेरिएबल्स के लिए और कौन सा लेवल्स जो है वो यूज़ किए जाएँ। सो सपोर्ट योर आर्गूमेंट, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं विजुअल एड्स जो है प्रेजेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। सपोर्ट के अंदर आपके पर्सुएसिव पॉइंट्स जो है, फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल का, वो यूज़ कर सकता है विजुअल एड्स जैसे कि ग्राफ्स, ताकि पर्सुएट करे ग्रीन हाउस ऑनर्स को कंपेरेबल इफेक्ट्स जो है उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक के। सो बहुत से टास्क के लिए विजुअल एड्स जो है वो ईजियर हो सकता है इसके मुकाबले में कि प्रोस किया जाए रीडर्स को कि वो यूज़ करें। सो विजुअल एड का जो है वो एडवांटेज होता है रिटन टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर जो है फोटोग्राफिक फिल्म का वो चाहता है कि वो इन्फॉर्म करे ट्रेनीज को टाइम पीरियड के बारे में, सो इनको लीव करना होता है फिल्म को जो है डेवलपर सोल्यूशन में। और क्योंकि टाइम जो है वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि टैंक साइज और जो टेम्परेचर वगैरह है। सो जो मैन्युफैक्चरर है फोटोग्राफिक फिल्म का एक्सप्लेन कर रहा है जो कि डेवलपमेंट टाइम जो है ट्रेनीज़ को। सो नोट करने की बारी कि विजुअल एड जो है वो ज़्यादा सिंपलर भी और ज़्यादा इजीली अंडरस्टूड होते हैं, इजीली समझ में आते हैं रिटर्न एक्सप्लेनेशन के मुकाबले में, स्पेशली जब इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है बहुत से वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर। सो डिफरेंट विजुअल एड जो है वो ज़ाहिर बात है सूट करते हैं डिफरेंट रीडिंग टास्क के लिए, और अक्सर जो है वो सेम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा सकती है डिफरेंट तरीक़ों से। उसके बाद टेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो टेबल जो एज अ वर्सेटाइल विजुअल ऐड जो है ये हाईलाइट करता है टेबल्स को। टेबल्स की जो यूज़फुलनेस होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा क्लियर कॉन्साइज और जो रीडेबल तरीका है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और वाइडली यूज विजुअल एड्स कहलाया जाता है टेबल्स जो होते हैं। और ये जो है इस वजह से भी क्योंकि ये हेल्प कर सकते हैं राइटर्स को अचीव करने में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स। ये एक्सेलेंट टूल होते हैं ग्रुप करने के लिए डिटेल्ड फैक्ट्स को एक कॉन्साइज और रीडेबल फॉर्म में। सो इसी वजह से टेबल्स आप देखते हैं बनाए जाते हैं, आसान हो जाता है उसके अंदर रीड करना डेटा। और बार ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो टेबल्स की तरह बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को। ये भी न्यूमेरिकल जो नंबर्स के अंदर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए, जिसको किया जाता है यूज़ करते हुए रेक्टेंगल बार्स। बार्स जो होती हैं वो रेक्टेंगल्स होती हैं, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा बार्स होंगी बड़ी। सो लंबी बार्स जितनी होंगी बड़ी बड़ी, उससे पता चल जाएगा कि क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है। सो जो कुछ यूज़र्स हैं बार ग्राफ्स के, वो यूज़ हैं एक्चुअली वो आपके सामने है। वो ये कि कंपेयर करना क्वांटिटी को और शो करना ट्रेंड, इंडिकेट करना कंपोजिशन जो है पूरे के पूरे का। पिक्टोग्राफ्स की अगर हम बात करते हैं तो एज अ स्पेशल काइंड जो है बार ग्राफ का, जो कि यूज़ करता है पिक्चर्स के रिप्रेजेंट करे डेटा। और एडवांटेज जो है वो क्या है, इसका कंक्रीट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वांटिटीज़ का। लाइन ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीका है शो करने के लिए कि कैसे एक क्वांटिटी चेंज होती है दूसरी के मुकाबले में। उसके बाद आता है फिर पाई चार्ट की अगर हम बात करते हैं, सो जो यूज़ है पाई चार्ट का, ये विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट पूरे के पूरा जो होल है उसके लिए किया जाता है कि पूरी की पूरी का कितना हिस्सा है इसके लिए। और अक्सर आप परसेंटेजेस को देखते हैं कि पाई चार्ट के ज़रिए शो किया जाता है। एक पाई चार्ट है उसके ज़रिए दिखाया जा रहा है कौन सी चीज़ कितनी परसेंट है कंप्लीट का। और उसके अलावा फिर फोटोग्राफ्स भी यूज़ की जाती हैं प्रोवाइड करने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट की या सिचुएशन की रीडर्स के लिए। डायग्राम्स होती हैं और ये बिल्कुल
काफ़ी हद तक जो है वो ड्राइंग करने की तरह है। एक्सेप्शन ये कि ड्राइंग्स जो है वो एक्यूरेटली कन्वे करती है एक्चुअल अपीयरेंस चीज़ों की। डायग्राम जो है वो डिपिक्ट करती है सब्जेक्ट को ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टली तौर पे। डायग्राम्स कन्वे कर सकती हैं कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सिस्टम जो कि यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए फ्रूट्स की, मगर एक्चुअली शो करते हुए एक्चुअल मशीनरी को। फ्लो चार्ट्स की हम बात करें अगर, तो फ्लो चार्ट्स जो कि एज अ डायग्राम ये विजुअलाइज करती है स्टेप्स जो है एक प्रोसेस के या प्रोसीजर्स के यूज़ करते हुए। शेप्स और एरोज होते हैं इसके अंदर, कई सारे शेप्स और एरोज होते हैं। तो सिंपलेस्ट चार्ट यूज़ करती है, रेक्टेंगल आ जाता है इसके अंदर, सर्कल आ जाता है, डायमंड भी आ जाता है, या फिर दूसरे ज्योमेट्रिक शेप्स जो ज्योमेट्री वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ताकि रिप्रेजेंट करें इवेंट्स को, और एरोस शो करें प्रोग्रेस एक से दूसरे तक की, कि एक से दूसरे तक कितनी प्रोग्रेस हुई है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होती हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज़ करती है रेक्टेंगल्स और लाइंस को, ताकि रिप्रेजेंट करे अरेंजमेंट जो है लोगों की और जो डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये रिवील करता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, इंडिकेट करते हुए कि कैसे स्मॉलर यूनिट्स जो है उनको कंबाइन किया जाता है एक बड़ा लार्जर यूनिट बनाने के लिए। ये भी रिपोर्ट इंडिकेट करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको जो है वो डायरेक्शन देता है। स्केड्यूल चार्ट आते हैं। स्केड्यूल चार्ट की हम बात करते हैं तो एज अ विजुअल टूल जो है प्लानिंग करने के लिए और ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट स्टेप्स और उनके जो टाइमिंग्स होते हैं। अब आ जाता है बजट स्टेटमेंट्स। एक बजट स्टेटमेंट टेबल होता है जो कि शो करता है कि कैसे पैसा जो है वो उसको हासिल किया जाता है या स्पेंड किया जाता है, और ये जो है सिंपल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एलेबरेट करने वाला है, डिपेंड करता है रीडर्स की नीड के ऊपर। और स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसको कैटेगराइज किया जाता है 4 रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि पहला ये कि इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, और इसके अलावा जो टेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और जो रिजल्ट है मार्केट रिसर्च का वो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और इसके अंदर क्या है कि जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो अटैम्प्ट करते हैं स्पेसिफाई करना कि क्या मार्केट जो है वो किस चीज़ के लिए देख रही है, तलाश में एक्चुअली, और क्या लोग या कंपनीज जो है वो जो कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो उसको पाते हैं यूज़फुल, और वो चाहेंगे। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फोकस करते हुए जो मार्केट रिसर्च का रिज़ल्ट है, और ये है फाइंड आउट करने के बारे में कि क्या मार्केट वांट करती है और क्या नीड। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सो नोट करने वाली बात ये कि ये जो फाउंडेशन होती है प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए, और लिस्ट करती है टिपिकल एलिमेंट्स को फंक्शनल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर। सो हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो है एज अ रूल जो इसके अंदर होने चाहिए, क्या फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है लेटर है यूज़ किया जाता है एज अ बेसिस के तौर पर टेस्ट प्लान्स के लिए, और जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है। हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरली तौर पे इसके अंदर कुछ वर्जन होता है इन कंपोनेंट्स का, जिसमें इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और फंक्शनल डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। टेस्ट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें शामिल होता है इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, एक टेस्टिंग मेथड, प्रिकॉशंस और ग्लोसरीज वगैरह भी। और राइटर ब्लॉक्स जो है वो होता है जो कि हम कहते हैं एक्सपीरियंस हासिल कर ऑफ गेटिंग स्टक, यानी कि इसका मतलब ये कि जब हम लिख रहे हैं और जाहिर बात है हम फंस जाते हैं लिखते हुए, ऐसा होता है हम फंस जाते हैं कि हमें रुक जाते हैं हम जब लिख रहे हैं, ये होता है राइटर ब्लॉक। सो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा भी होता है, वो ये कि एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कमी होना इन्फॉर्मेशन की, या फिर पर्पस या ऑडियंस नॉलेज की, और इसी के साथ कॉन्फिडेंस की भी कमी होना। ऑडियंस एनालिसिस जो है इसको जो है ज़ाहिर बात है परफॉर्म किया गया है पोअरली या फिर बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक सोर्स है राइटर ब्लॉक्स की। सो जो पुअर ऑडियंस एनालिसिस होता है वो उससे भी राइटर्स ब्लॉक होता है, और फोकस रहता है कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी पे, जो कि आता है जब राइटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते ऑडियंस की नीड को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना आपकी एबिलिटीज़ के अंदर एज अ राइटर, ये कॉमन फैक्टर होता है राइटर ब्लॉक का, और ये जो यूजुअली सेल्फ फुलफिलिंग है, और अगर आप नहीं सोचते कि आप जो कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली, आप जो है वो लिख नहीं सकेंगे। सो आपकी सिस्टमेटिक जो अप्रोच होती है राइटिंग करने की प्रॉब्लम को, वो सोल्यूशन होती है इस प्रॉब्लम के लिए। सो डेवलप करना जो है वो पैराग्राफ जो है वैरायटी ऑफ पैटर्न के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपकी थिंकिंग मटेरियल के बारे में, जैसे आप लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस और उसका सपोर्टिंग सेंटेंस। सो उन तरीकों के लिए देखें कि स्ट्रक्चर करें अपनी सोच को, और जहाँ पर एक ऑथर एडवांस करे अपने आइडियाज़ को नरेट करते हुए एक सीरीज ऑफ इवेंट, या फिर दूसरे जो है अंडरटेक करें एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन, और अंडरटेक करें
दूसरा अंडरटेक करे एक एनालिसिस जो है टॉपिक का। सो डिफरेंट पैराग्राफ डेवलपमेंट पैटर्न है, बहुत से तरीके हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। आइडियाज़ बेस करता है कि कैसे ऑथर्स जो वो अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को नैरेटिंग इवेंट्स के ज़रिए या फिर एनालाइज करते हुए उनको। और उसके बाद जो है आ जाता है यूज़ किया जाए नरेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि बताता है रीडर को कि क्या हुआ है, और नरेशन जो है फॉलो करती है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न जो है डेवलपमेंट का। और ये जो है कन्विंसिंग मोड होता है पैराग्राफ डेवलपमेंट का। इस हद तक कि ये बताता है कोहेरेंट स्टोरी, और ये पैटर्न या टाइमलाइन यूजुअली बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। यूज़ किया जाए प्रोसेस को पैराग्राफ के अंदर डेवलप करने के लिए सीक्वेंस जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक एक्शन जो है वो उसको किया जाता है और कैसे कोई चीज़ होती है। और आने वाले पैराग्राफ शो करते हैं एक टिपिकल सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट जो है जनरल फिजिकल फिनोमेना का। और नोट करें कि जो कंसंट्रेशन है प्रोसेस वर्ब की वो ये होती है कि फाइंड किया जाए, सैम्पल किया जाए, सम किया जाए और प्रोवाइड किया जाए। सो यूज़ किया जाए डिस्क्रिप्टिव प्रोज ताकि प्रोवाइड किया जाए एक फिजिकल पिक्चर या फंक्शनल व्यू जो है सब्जेक्ट का। यानी कि यूज़ किया जाए डिस्क्रिप्शन जो है डेवलप करने में एक फीचर फिजिकल फीचर जो है सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करते हुए उसका शेप, मटेरियल्स, पोजीशन और फंक्शंस। और यूज़ किया जाए एनालॉजी एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या फिर प्रोसेस जो है इन टर्म्स ऑफ अदर। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल होना या कंपैरिजन का होना, लेकिन क्वेश्चन रहा जाए कि एक पुअर एनोलॉजी से जो एक्सप्लेनेशन है वो वीक हो सकती है। सो एनोलॉजी करते वक्त ख्याल रखा जाए। और यूज़ किया जाए कॉज एंड इफेक्ट जो है पैराग्राफ के अंदर जब आप जो है वो ट्रैक कर रहे हैं डेवलपमेंट एक सिचुएशन की या फिर इवेंट की दूसरे से। कॉज एंड इफेक्ट जो है एक एनालिटिकल मोड होता है पैराग्राफ डेवलपमेंट का, और ये जो है इसमें क्या होता है कि शो किया जाता है कि कैसे इन्फ्लुएंस इवेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर सबब होते हैं दूसरों की वजह से, यानी कि और जो लिंकेज है कॉजेशन की। यूज़ किया जाए कंपैरिजन और कंट्रास्ट डेवलप करने के लिए टॉपिक एग्जामिन करते हुए उसकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ दूसरी चीज़ों से, प्रोसेस से या स्टेट से। कंपैरिजन जो है वो एम्फेसाइज करता है सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, कंट्रास्ट करता है डिफरेंसेस। और एक पैराग्राफ के अंदर यूज़ किया जा सकता है दोनों को, कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों को। यूज़ किया जाए क्लासिफिकेशन और डिवीजन ताकि डेवलप किया जाए मटेरियल रिलेट करते हुए पार्ट जो है पूरे के पूरा जो होल है उससे। क्लासिफिकेशन के अंदर आप एसोसिएट करते हैं सिमिलर चीज़ों को या प्रोसेस को ग्रुप करते हुए उनको क्लासेस के अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, मैकेनिज्म्स, प्रोसेस जो है शेप्स के मुताबिक, मैग्नीट्यूड्स, इफेक्ट्स। और इसी तरह डिवीजन के अंदर आप डेवलप करते हैं एक टॉपिक, ब्रेक डाउन करते हुए उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। सो डेवलप किया जाए पैराग्राफ्स को डेफिनेशंस के ज़रिए। सो यूज़ करना डेफिनेशन का जो डेफिनेशन का यूज़ है पैराग्राफ डेवलपमेंट के अंदर ताकि कंट्रोल किया जाए मीनिंग को भी, और जो स्कोप है इंपॉर्टेंट टर्म्स का इंश्योर करते हुए क्लैरिटी को। और बाई मेटल्स जो है एग्जाम्पल जो एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बायोमेटल्स की। बायोमेटल्स जो है वो कंपोनेंट होते हैं जो कि बने होते हैं दो सेपरेट मेटालिक यूनिट्स के। हर उनमें से एक जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है डिस्टिंक्ट पोजीशन जो कंपोनेंट के अंदर। और बायोमेटल रोड्स या वायर खिलाए जाते हैं क्लैड मेटल या फिर डुओ और डुअल मेटल बने होते हैं डिसिमिलर मेटल से। और रोड कोर जो है एक सिलेंड्रिकल बॉडी। सो एनालिसिस जो है वो एग्जामाइन करता है एक सब्जेक्ट को इवेल्यूएट करते हुए उसके एक एस्पेक्ट जो होता है उसका एस्पेक्ट, वेट, वेइंग एविडेंस और पॉसिबल कॉजल लिंकेजेस जो होता है। और ये रिजेंबल करता है दूसरे जो फॉर्म होती है पैराग्राफ डेवलपमेंट की, स्पेशली क्लासिफिकेशन और डिवीजन। और ऑब्जेक्ट होता है एनालिसिस, जबकि ये होता है कि सेंटर तक पहुंचा जाए कि कैसे कोई चीज़ वर्क करती है। सो यहाँ पर ये बताया गया कि यूज़ जो है एनालिसिस का पैराग्राफ डेवलपमेंट में एम्फेसाइज करते हुए वैल्यूटिंग करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है टॉपिक के या सब्जेक्ट के, और देखते हुए कॉजेस और इफेक्ट्स। और यहाँ पर ये कि यूज़ किया जाए एनुमरेशन का पैराग्राफ डेवलपमेंट में जो कि यूज़फुल है लिस्टिंग के लिए भी या फिर आइटमाइज करने के लिए पॉइंट्स उनको आइटम्स के अंदर। यानी कि अब ये कि अवॉइड किया जाए यूज़ करना लॉन्ग स्ट्रिंग जो है मॉडिफायर्स के नाउन्स के। और ये जो स्टैक्स मॉडिफायर और नाउन है ये जो है हार्ड हो सकते हैं रीड करने के लिए भी, कभी कभी एम्बिगिटी भी इनसे आ जाती है, कन्फ्यूजन भी यानी कि आ जाती है। और ऐड किया जाए फ्यू वर्ड्स को ताकि रिलेशनशिप बनाया जाए क्लियर नाउन्स के दरमियान क्लियर करने के लिए रीडर्स को। यूज़ किया जाए एक्टिव वॉइस जब कभी भी पैसिव वॉइस जो है वो एप्रोप्राइट नहीं हो। एक्टिव वर्ब्स होते हैं कॉन्साइज प्रॉस के लिए। सेंटेंस जो है पैसिव वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं ज़्यादा वर्ड। अवॉइड किया जाए ऐसी डिटेल्स जो ऐसी रेपिटेशन जो अननेसेसरी है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप जो है अननेसेसरी रेपिटेशन की उसमें एक मॉडिफायर
शामिल होता है जो कि रिपीट करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि गिवन होती है वर्ड मॉडिफाइड में। यहाँ पर जो है वो बताई गई इंपॉर्टेंस डिवाइड करने की लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्टर के अंदर, यानी कि जो बड़े सेंटेंस हैं उनको शॉर्टर के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाए, जो कि ज़्यादा मैनेजेबल फिर पीसेस होंगे ताकि इम्प्रूव किया जाए रीडेबिलिटी को। शॉर्टर सेंटेंस होंगे तो ज़्यादा आसान होगा रीडर्स के लिए और इम्प्रूव की होगी रीडेबिलिटी। कभी भी जो है वो लिंक ना करें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सिर्फ एक कॉमा के साथ, जो कि जाना जाता है कॉमा स्प्लाइस के तौर पर। जैसे कि एग्जांपल दी गई है आपको कि द सन इज़ हाई, पुट ऑन सम रन ब्लॉक। और दूसरा है कि दिस कंप्यूटर डजेंट मेक सेंस टू मी, इट केम विदाउट अ मैनुअल। फ्यूज सेंटेंस की हम बात करें, ये क्या है, कभी भी अलाउ ना करें दो इंडिपेंडेंट क्लोज को कि वो एक दूसरे के साथ हों बगैर किसी कंजंक्शन या पंक्चुएशन के उनके दरमियान। और ये जो है एरर जो है प्रोड्यूस करते हैं फ्यूज सेंटेंस। ज्वाइन करें करने के लिए दो मेन क्लॉजेस फॉलो करें ऑप्शंस जो कि लिस्टेड होते हैं कॉमा स्प्लाइस के अंदर। एग्जाम्पल ये कि आई गॉट अ प्लेट दिस मॉर्निंग, आई डिडंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, एक तो ये है। और दूसरी एग्जाम्पल ये दी गई, द सन इज़ 93 माइल्स अवे, इट कैन स्टिल बर्न अ पर्सनस स्किन बैडली। अब जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान और एक नाउन और उसके एंटीसीडेंट के दरमियान इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ की कोहेरेंस के लिए भी, साथ में स्टाइल और ग्रामर के लिए भी। और उसके बाद ये कि पैरेललिज्म की बात करें, स्मृत प्रिंसिपल जो कि पार्ट होता है एक सेंटेंस का जो कि सेम होते हैं फंक्शन में, और वो सेम होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर भी। और वर्ड्स या फ्रेज जो है वो ज्वाइंट होता है कोऑर्डिनेट करते हुए या कोरिलेट करते हुए, कंजंक्शन उनकी जो है वो सेम फॉर्म होना चाहिए। मॉडिफायर ऑफ नाउन जो है इनको रखा जाए या तो इमीडिएटली तौर पे पहले या इमीडिएटली तौर पे बाद में नाउन के, और अगर दूसरा फेज जो है यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए नाउन और इसका जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है एज अप्लाइंग के तौर पर एक नाउन को सेपरेटिंग करने में फ्रेज या फिर जो ओरिजिनल नाउन है उसके मुकाबले में। एडवर्ब जो है उनको रखा जाए एज अ क्लोज एज पॉसिबल वर्ड्स के या फ्रेज के जो कि मॉडिफाई करें, और अगर आप अलाउ करते हैं एडवर्ब को कि वो सेपरेट हो वर्ड से या फ्रेज से जो कि मॉडिफाई करता है। इंटरप्रिटेशन जो एडवर्ब की जो है वो हो सकती है एम्बिगियस। हमेशा रखें एक क्वांटिटी एडवर्ब इमीडिएटली इससे पहले वर्ड के जो ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफायर जो है जब कनेक्शन जिसका कनेक्शन होता है सेम सेंटेंस से एम्प्लाई किया जाता है या इंटेंडेड, लेकिन जो है वो एक्चुअली नहीं किया जाता है एक्सप्लिसिट, उसको कहा जाता है डेंगल्ड। डेंगलिंग मॉडिफायर डिस्टर्ब करते हैं क्लैरिटी जो है आपकी राइटिंग की। आपको जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि आपके जो मॉडिफायर हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट हैं वर्ड से जिनको वो मॉडिफाई करें। और उसके बाद ये कि हमेशा सिर्फ एक ही नेगेटिव वर्ड यूज़ किया जाए एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव आइडिया, एक से ज़्यादा ना यूज़ करें। इंग्लिश के अंदर यूज़ करना दो नेगेटिव वर्ड्स, जब दो नेगेटिव वर्ड को आप एक साथ यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव के बजाय उल्टा पॉजिटिव बन जाएंगे। जिस तरह से माइनस माइनस प्लस होता है मैथमेटिक्स के अंदर, यहाँ पर भी यही कि दो नेगेटिव वर्ड जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। चूज़ करें सेंटेंसेस जो है आपके जो वर्ब हैं एक्यूरेटली तौर पर एक्सप्रेस करते हुए जो टाइमिंग या सीक्वेंस है इवेंट्स का जो कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अक्सर जो है वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो इवेंट्स का जो कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं रिक्वायर करेगा आपको कि यूज़ करें डिफरेंट कई सारे वर्ब सेंटेंसेस जो एक सिंगल सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर। प्रोनाउन रेफरेंस जो है सिमरार आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोनाउन की उसकी इंटेंडेड एंटीसीडेंट के साथ। और दो कॉमन प्रॉब्लम जो होती है प्रोनाउन रेफरेंस में, वन क्लियर प्रोनाउन रेफरेंस है और ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस से। मेक श्योर करें कि तमाम आपके प्रोनाउंस ईजिली तौर पे आइडेंटिफाई जो है वो किए जा सकें। यूज़ किया जाए एक प्रोनाउन को इंस्टेड के जो एक नाउन है रिक्वायर करता है क्लियर कनेक्शन भी, और ये कि अवॉइड करना नाउन को सेम करेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे कि प्रोनाउन जो है वो प्रिवेंट करेगा एम्बिगिटी। एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, क्लियर राइटिंग के अंदर क्या होता है स्पेसिफिक केयरफुली चूजन वर्ड्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। और जनरल लैंग्वेज प्रोस क्लटर्ड करना लैंग्वेज के साथ जो कि ओवरली एब्स्ट्रैक्ट है, ऑर्नेट है या फिर वेग है, बन जाता है इनरीडेबल, या तो बहुत ज़्यादा डेंस या फिर बहुत ज़्यादा वेग के अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूज़ किया जाए स्पेसिफिक वर्ड्स को, अवॉइड करें बहुत ज़्यादा जनरल किस्म के वर्ड या फिर जो वेग किस्म की लैंग्वेज होती है टेक्निकल राइटिंग के अंदर, यानी कि स्पेसिफिक रहें, ख़ास चीज़ के बारे में बात करें, जनरलाइज वर्ड्स को अवॉइड किया जाए। टेक्निकल टर्म्स जो है वो एसेंशियल पार्ट होती है टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग की, हर फील्ड की। और जो स्पेशलिटी है टिपिकली वो यूज़ करती है वोकेबलरी जो कि रिले करती है एक वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट
टेक्निकल लैंग्वेज की, हर फील्ड की अपनी ज़ाहिर बात है टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि उस फील्ड के स्पेशलिस्ट जानते हैं, एक्सपर्ट जानते हैं, और जो बाकी लोग हैं ज़ाहिर बात है उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल होती हैं समझना। सो ये स्पेशल टर्म जो है वो कन्वे करती है कंसंट्रेटेड मीनिंग जिनको बिल्ड किया गया है सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ स्टडी के बाद एक फील्ड की। अवॉइड किया जाए लैंग्वेज जिसको इंटरप्रेट किया जा सके बाइस के तौर पर, उसमें बाइसनेस आए, किसी भी तरह की इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो अवॉइड की जाए जिसमें कोई तरफदारी हो, और वो बाइसनेस बेस कर सकती है सेक्स के ऊपर भी, एज के ऊपर भी, फिजिकल एबिलिटी के ऊपर भी, किसी एथनिक या रेशल आइडेंटिटी के ऊपर भी, यानी कि जो नस्ली तौर पर भी बाइसनेस आ सकती है। इंस्टेड के यूज़ किया जाए लैंग्वेज जो कि इंक्लूसिव हो, अवॉइड किया जाए अनइंटेंडेड किस्म के जो स्टेरियोटाइप हैं, और ये कि रेफ़र करना लोगों को या ग्रुप को यूज़ करते हुए कोई लेबल जो वो प्रेफर करें। सो पंक्चुएट करें अपने प्रॉस को, राइटिंग को, ताकि हेल्प करें क्लैरिफाई करना कि कैसे वर्ड, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ फिट हैं। बहुत से साइंटिफिक और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्ड स्टाइल है, गाइडलाइन है, आउटलाइन कर रही है अप्रोप्राइट और इनअप्रोप्राइट यूजेज जो पंक्चुएशन के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स के अंदर। यूज़ करें पीरियड्स का यूज़ किया जाए, और उनकी एब्सेंस से क्या हो सकता है, कॉमा स्प्लाइसिस हो सकता है, या फिर सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। सो कॉमा को यूज़ किया जाए रखने के लिए अपनी राइटिंग को क्लियर। ओमिट कर देना या इनकरेक्टली यूज़ करने से कॉमा को कन्फ्यूजन हो सकती है और इवन के मीनिंग ही बदल जाए, ऐसा भी हो जाएगा कि उसके पूरे के पूरे मीनिंग ही बदल जाएंगे। कॉलन्स की हम बात करते हैं। सो यूज़ किया जाता है कॉलन्स कुछ इन पर्पजेज़ के लिए कि इंट्रोड्यूस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उससे पहले कोटेशंस और कोई एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन से पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉलन्स का। और इसके अलावा कुछ सर्टेन जो अपोजिशनल एलिमेंट्स है, रेशियोज़ के अंदर आप देखते हैं कॉलन्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेपरेट करने के लिए नंबर्स जो कि सिग्निफाई कर रहे हैं नाउन्स, जैसे कि सेपरेट करने में यूनिट ऑफ टाइम, या एलिमेंट जो बिब्लियोग्राफिक साइटेशन में सेपरेट करने के लिए टाइटल सब टाइटल्स से। सेमी कॉलन्स की हम बात करें, यूज़ किया जाए ज्वाइन करने के लिए टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, या फिर सेपरेट करने के लिए पार्ट्स जो सेंटेंस के जिसके अंदर कॉमा हो। और दो ज्वाइंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की हम बात करें, सिस्टम की जो है वो 3 बीम लॉन्चर्स होते हैं, 2 जो होते हैं 2 ट्यूब कंबाइनर में होते हैं, और 1 जो है वो ओपी रिसीवर में है। और सेपरेट करने के लिए सेंटेंस एलिमेंट कॉमास के साथ आइटलाइज किया जाए टाइटल जो है जर्नल्स का, बुक्स का, न्यूज़लेटर्स का, मैनुअल्स का, लेटर्स का, वर्ड्स का, टर्म्स का, इक्वेशन सिंबल्स का, फॉरेन वर्ड्स का, और जो नेम होते हैं स्पेसिफिक वेसल्स के। क्वेश्चन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यूज़ करें क्वेश्चन मार्क एंड के ऊपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, और एफर्ट्स जो है वो लगाई जाए डेवलप करने में। अच्छा, या सॉरी, ये एक क्वेश्चन की एग्जांपल दी गई है, हैव पास एफर्ट टू डेवलप एन एड वैक्सीन बीन बेस्ड ऑन दी रॉन्ग अप्रोच। अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो यूज़ किया जाए क्वेश्चन मार्क जो है चेंज करने के लिए एक डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन के अंदर। देयर टेस्टिंग ऑफ दी सिस्टम वाज एग्जॉस्टिव। उसके बाद ये कि जब एक डायरेक्टिव या कमांड जो है प्रेफरेंस किया जाए एज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल होता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट की हम बात करते हैं तो टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग के अंदर यूज़ करना एक्सक्लेमेशन पॉइंट सिर्फ जो है वो एंड के लिए वार्निंग की, या फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट, या फिर ऐड करना स्पेशलाइज साइंटिफिक नोटेशन, और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए एक पीरियड या क्वेश्चन मार्क। एपोस्ट्रॉफीज़ की हम बात करें, इसका यूज़ किया जाता है जब हम किसी की पोजीशन की बात कर रहे हैं, किसी की मिल्कियत में कोई चीज़ है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस शॉर्ट किया जा रहा है, और प्लूरल ऑफ एब्रीविएशंस और जो नंबर्स वगैरह हैं। अब कोटेशन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कोटेशन मार्क तब यूज़ लगाए जाते हैं जब कोट किया जा रहा है किसी को, सेम टू सेम, यानी कि जिसने जो किसी ने बात कही वही कॉपी की जा रही है, तो वहाँ पर कोटेशन मार्क यूज़ किया जाएगा ताकि हम बताएंगे कि हमने इसको कोट किया है। और जो नेम्स ऑफ आर्टिकल वगैरह हैं वहाँ पर। और कोटेशन मार्क को ना रखा जाए एक कोटेशन जो कि है ब्लॉक फॉर्म के अंदर। अवॉइड किया जाए कोटेशन मार्क को एम्फेसिस के लिए। हाइफेंस की अगर हम बात करते हैं, ये डैश की तरह होता है लेकिन छोटा होता है ये। सो सर्टेन प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, लेटर्स और नंबर्स विद नाउन जो है वहाँ पर इनको लिंक करने के लिए, अटैच करने के लिए। इसके अलावा जो कंपाउंड नाउन्स हैं वहाँ पर कंपाउंड मॉडिफायर्स है, और जो स्पेल्ड आउट नंबर्स हैं। डैशेस की हम बात करें, सो डैशेस का जो यूज़ है
इनको ये यूज़ होने चाहिए स्पेरिंगली तौर पर, और ये कि कॉमा या पैरेंथेसिस जो है अक्सर बेटर चॉइस होती हैं। पैरेंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, यूज़ करें पैरेंथेसिस इंक्लूड करने के लिए क्वालिफाइंग इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल जो कि सेकेंडरी होती है मेन पॉइंट के लिए, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होता है। अब ब्रैकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूज़ किया जाए ब्रैकेट्स का इंक्लूड करने के लिए एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन जो है कोटेड मटेरियल के अंदर। कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो ज़ाहिर बात है कैपिटलाइज किया जाता है। सो इसके जो रूल्स हैं वो ये कि एक तो सेंटेंसेस का जो पहला वर्ड होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा प्रॉपर जो नेम्स होते हैं उसके लिए टाइटल्स जो होते हैं चीज़ों के वहाँ पर भी। और इसके बाद ये क्या है, अनलेस कि आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल जो स्पेसिफाई करता है, अदरवाइज कैपिटलाइज टाइटल जो है बुक के periodicals पब्लिश करना या अनपब्लिश रिपोर्ट, आर्टिकल और डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कब और कैसे जो है वो कैपिटलाइज टाइटल किया जाए बुक्स का, periodicals का, रिपोर्ट्स का और जो आर्टिकल्स हैं उनका। आइटैलिक्स की हम बात करें तो यूज़ किया जाए आइटैलिक्स को टाइटल के लिए, टाइटल ऑफ वर्क के लिए, स्पेसिफिक वेसल्स के लिए, फॉरेन लैंग्वेज या फिर फ्रेज जो कि एम्फेसाइज जो है वो किए जा रहे हैं। एब्रीवेशंस की हम बात करें, ज़ाहिर बात है एब्रीवेट किया जाता है जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ड्स की। कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग में, जबकि अवॉइड किया जाए अननेसेसरी किस्म की एब्रीवेशन जो कि कन्फ्यूजन हो सकती है, लोग एब्रीवेशन का कुछ और मतलब भी ले सकते हैं। और एक्रोनिम्स रहते हैं, ये भी ज़ाहिर बात है शॉर्ट किया जाता है यहाँ पर भी, लेकिन फ्रेजेस होते हैं, शॉर्ट एंड फ्रेजेस होते हैं, वर्ड नहीं बल्कि शॉर्ट एंड फ्रेजेस होते हैं, ताकि स्पेस बचाया जाए, अवॉइड किया जाए ऑकवर्ड रेपिटेशन जो है फ्रेजेस की। एक्रोनिम्स भी एब्रीवेशन ही है, चीज़ों की ये रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्म किया जाता है कंबाइन करते हुए फर्स्ट और कभी कभी दूसरे जो लेटर्स होते हैं प्रिंसिपल वर्ड्स के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।